द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है सुकरात का वंशज, फिर जहां तक भाला जाए। जी हां दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल पे आपका फिर से जोरदार स्वागत है। आज का विषय है मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये हमारा बहुत दिनों का ऑब्जर्वेशन है, बहुत लंबा अनुभव है कि अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन उसमें भी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपको ज्यादा कॉन्शियस रहना है, जिसमें मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात आएगी कि मैग्ना कार्टा क्या है। देखिए, आप लोग रटे होंगे कि भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं ताकि आपकी मेमोरी में सदा के लिए अस्थायी हो जाए। मैग्ना कार्टा एक ब्रिटिश शब्द है। जब 1215 में ब्रिटेन में वहां की जनता ने लाल शासक से जब विशेष अधिकारों की मांग किया था, वहीं से लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक युग की शुरुआत हुई। उसी के तर्ज पे चारों ओर से फिर लोकतंत्र की बयार बहने लगी दुनिया में, धरती पर। उसे ही विशेष अधिकार कहा गया, जिसे ब्रिटिशर्स भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी तर्ज पे भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बीच है। हमने आपको अभी कहा कि 1 से 51 तक आपकी जुबान पे होना चाहिए, लेकिन इनके बीच 12 से 35 पे और ज्यादा आप सचेत रहें। यह आप माने कि हर एक परीक्षा में, जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें मूल अधिकारों से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। 12 जून को जो आपकी परीक्षा होने वाली है, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उसमें इस बात को आप तौल के देखिएगा कि मूल अधिकार से सवाल किए गए कि नहीं। मूल अधिकार का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से लिया था, यूएसए से। जो अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स थे, वही भारत में मूल अधिकार बने। कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूल अधिकार कहां से लिए गए, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए। तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान यूएसएसआर, रसिया के संविधान से लिया गया है, लेकिन मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से। आपको बता दें कि मूल अधिकारों की मांग 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो तत्कालीन भारत सचिव, भारत मंत्री, वर्किंग हेड के चुनौती देने पे गठित की गई थी भारत के संविधान का प्रारूप बनाने के लिए। उसमें यह मांग की गई थी कि भारत के नागरिकों के लिए मूल अधिकार का प्रावधान हो, उपबद्ध हो। तो यह इसकी पृष्ठभूमि के रूप में देखी जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने 284 लोगों ने जो 24 जनवरी 1950 को दस्तखत किया था, उन लोगों ने भाग 3 में भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए थे। लेकिन आप जानते होंगे
परिचित होंगे कि 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने एक अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके 300A में रख दिया और इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया। देखिए, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि विधिक अधिकार क्या होता है और मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में यह मान्यता क्या कानूनी स्थापना है कि मूल अधिकार नैसर्गिक होते हैं, जन्मजात होते हैं। इनके अभाव में आप अपने व्यक्तित्व का समय विकास नहीं कर सकते। मूल अधिकार जन्मजात होते हैं, जबकि जो विधिक अधिकार हैं इनमें वह बल नहीं होता है, इसमें बल कम होता है, इसे जन्मजात नहीं माना जाता है। इसका अतिलंघन साधारण स्थितियों में किया जा सकता है, लेकिन इसका अतिलंघन, इसका वायलेंस विशेष स्थितियों में होता है। इसलिए यह मूल अधिकार है, यह विधिक अधिकार है। मूल अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट निकालने का संविधान अधिकार देता है और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकालने का अधिकार देता है, लेकिन विधिक अधिकार के लिए किसी रिट का प्रावधान नहीं। तो संविधान से आपको, जब मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में संपत्ति के अधिकार को निकाल करके विधिक अधिकार बना दिया, तो 6 प्रकार के मूल अधिकार भारत के हर एक नागरिक को प्राप्त है। देखिए, ये तो आपके परीक्षा के लिए है, परीक्षा प्रयोगी है, आपको जान पाना है इस चीज को जान के। लेकिन मेरी यह मान्यता है, मेरी यह राय है कि इस तरह की बातें, इस तरह के अधिकार भारत के हर एक आदमी को जानना चाहिए, जो एडल्ट हो चुका है, जो समझ रखता है जगत और जीवन में। इसलिए कि ऐसा जानने से एक सुशिक्षित समाज खड़ा होगा, जिसका कभी शोषण नहीं होगा, जिसका कोई कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। अब देखते हैं कि ये कौन से 6 प्रकार के अधिकार हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है, सेकुलर बनाता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 25 से लेकर के 28। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 29 से लेकर 30। और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यह 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारत के संविधान में भाग 3 में हर एक नागरिक को प्राप्त है। अब आगे विवेचना की जाएगी
कि कुछ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यह चीजें आपकी जुबान पर होनी चाहिए कि 6 प्रकार के अधिकार हर एक नागरिक को भारत संविधान देता है। अब हम थोड़ी सी व्याख्या करेंगे कि समानता के अधिकार में क्या क्या आता है। एक बात और आपको बताते हैं, जो मूल अधिकार है यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है। सरल भाषा में जाने कि न्यायालय में इसे चैलेंज किया जा सकता है, इसकी मांग के लिए न्यायालय में गुहार लगाई जा सकती है, जबकि भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है उसके लिए मांग नहीं की जा सकती। दूसरी बात जानिए, यह मूल अधिकार केवल सरकार के विरुद्ध आपको प्राप्त नहीं है, वरन देखिए मोटे तौर पे लोग जानते हैं, आप पढ़े भी होंगे कि सरकार के विरुद्ध गारंटी है, लेकिन सरकार के साथ साथ यह आपको व्यक्तियों के खिलाफ भी प्राप्त है। आपकी ये जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, इसका किसी तरह से हनन अगर किया जाता है या उल्लंघन किया जाता है तो आप सरकार के ही खिलाफ नहीं कोर्ट में जाएंगे, बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी जाएंगे। तो यह दोनों लोगों के खिलाफ आपको अधिकार देता है। दूसरी बात कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है, चैलेंज इसे किया जा सकता है। देखिए एक अनुच्छेद है 13, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, तब हम आपको बताते हैं कि समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 13 बहुत महत्वपूर्ण है। जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जो उसे संविधान से मिला हुआ है, जिसके तहत वह कार्यपालिका के किसी आदेश और विधायिका यानी संसद के किसी कानून की समीक्षा करके उसे उस सीमा तक शून्य या असंगत घोषित करता है जिस सीमा तक वह संविधान के अनुरूप नहीं है। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करे या छीने। अनुच्छेद 13 की यह बात कहना सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ताकत मिलती है। समस्या आती है कि जब वह कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करे, न्यून करे या छीने, तो राज्य क्या है? तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई। राज्य में 4 तरह की कैटेगरियां हैं, उसका चर्चा बाद में करेंगे, लंबा खींचेगा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बतलाता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को न्यून करे। देखिए साधारण विद्यार्थी यह जानते हैं कि राज्य और सरकार एक चीज होती है, लेकिन बहुत जल्दी में आपको बताते हैं कि राज्य का सरकार एजेंट होती है, अभिकर्ता होती है। राज्य अस्थाई चीज है। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को प्रवर्तित कर दिया, लागू कर दिया, तो उसी दिन राज्य की स्थापना हो गई। तब से राज्य अस्थाई है, चला आ रहा है, लेकिन इसके बीच कितनी सरकारें आई और गई। जो नीति निर्देशक तत्व है वह निर्देश संविधान का, गौर करिएगा कि वह राज्य को है, न कि सरकार की है। वह बात अलग है कि राज्य का सरकार एजेंट होती है, एक भाग होती है। राज्य के 4 भाग होते हैं, उनमें से एक भाग सरकार। अब बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा करेंगे कि समानता का अधिकार क्या है। समानता के अधिकार में देखिएगा अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, जैसा कि हमने लिखा है कि 14 से लेकर 18। 14 कहता है, यह आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे। देखिए
बहुत से अभ्यर्थी ये सोचते हैं ये सब चीजें याद कैसे होंगी। ये याद करने की चीज नहीं है, इसमें अपनी अभिरुचि को जगाइए, अपने इंटरेस्ट को खड़ा कीजिए। यह आपके परीक्षा के साथ साथ आपके अधिकार की चीज है, आपकी अस्मिता की चीज कर सकते हैं, इसलिए खुद ब खुद याद रहेगी। बहुतेरे लोग सूत्र बताते हैं कि ऐसा रटो वैसा रटो, इसमें सूत्र की क्या जरूरत है। जैसे आप किसी के पास जाते हैं, कोई प्राधिकारी हो, आपसे कोई बड़ा आदमी हो, रिश्तेदार हो, वो आपको क्या दे रहा है, तो इसमें याद करने की क्या जरूरत है। आप तो खुश होते हैं कि ये सामान दिया, इतना रुपया दिया, ये दिया, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें संविधान से आपको जो प्रदत्त हैं, इसमें क्या याद करना है। हम तो कहते हैं कि अगर परीक्षा में ये न भी पूछा जाए तो आपको वो यूं कंठस्थ होना चाहिए कि क्या क्या चीजें संविधान से हमें मिली हुई है, व्यवस्था से मिला हुआ है, सिस्टम से मिला हुआ है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समता, यो कानून का समान संरक्षण। देखिए, कानून का मतलब विधि, विधि के सामने हर आदमी बराबर होगा। ये नहीं कि अडानी और अंबानी के साथ दूसरी विधि प्रयोग की जाएगी और गांव का जो एक साधारण आदमी है, किसी तरह से अपनी जीविका चलाता है, उसके साथ दूसरा कानून लगाया जाएगा। दूसरा हमने कहा कि कानून का समान संरक्षण, यानी कानून को सबको समान संरक्षण दिया जाएगा, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये अडानी है, ये अंबानी है या फिर ये कोई आम नागरिक है। ये भी बता दें आपको कि अनुच्छेद 14 में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा मिली हुई है। प्राकृतिक न्याय, इसे नैसर्गिक न्याय भी कहते हैं, नेचुरल न्याय भी कहते हैं। देखिए, एक बहुत दुलारा प्रश्न है, लोक सेवा आयोग और परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थाओं का एक बहुत दुलारा प्रश्न है कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा किस अनुच्छेद में समाहित है। तो आप अलर्ट रहिएगा, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी अनुच्छेद 21 को बताते हैं, यह नितांत गलत है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, इसलिए बहुत सारे सॉल्व करने वाले बेवकूफ भी बताने लगते हैं कि अनुच्छेद 21 है, और हंसी आपको आएगी कि उसकी अनाप शनाप व्याख्या भी देते हैं। तो आइंदा से यह विभ्रम समाप्त होना चाहिए कि प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस की अवधारणा अनुच्छेद 14 में है, न कि अनुच्छेद 21 या कहीं अन्य। दूसरा है अनुच्छेद 15, जो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, मूल स्थान के आधार पे राज्य द्वारा, सरकार द्वारा कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, वंश, मूल स्थान आदि। अब समझ सकते हैं कि धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, जो नेताजी लोग एक सांस में 28 को जाति गिनाते हैं कि कौन अर्कवंशी, कौन कहां कहां कहां। लिंग यानी फीमेल, मेल, इस तरह का जो वंशवाद है कि उस सिंधिया घराने का, फलाना घराने का, इस तरह की किसी बात का निषेध किया जाएगा। इस आधार पे, इस ग्राउंड पे कोई भेद नागरिकों का के साथ नहीं किया जाएगा। 16वां है सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब है सरकारी नौकरियों में सभी को समान स्थान प्राप्त होगा, किसी को कोई भी भेद नहीं होगा। वो बात अलग है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अब मोदी सरकार ने एक आर्थिक रूप से जोड़ दिया है कि इसके कमजोर अभ्यर्थियों को कुछ राज्य द्वारा, सरकार द्वारा उपबंध किए जा सकते। 17वां है अस्पृश्यता, छुआछूत, यानी कि किसी तरह का छुआछूत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कि यह व्यक्ति अमुक जात का है, अमुक धर्म का है। अभी अक्सर आप केरल के बारे में पढ़ते होंगे कि अमुक जात को मंदिरों में नहीं जाने दिया गया, राजस्थान में नहीं जाने दिया। इन्हीं सब विसंगतियों को लेकर के संविधान में इसको डाला गया था। 18वां है उपाधियों का अंत। देखिए, पहले उपाधि लगाई जाती थी, राजा महाराजा धीराज, फलाना जलालुद्दीन अकबर, तमाम तरह की जो उपाधियां होती थी उससे आम आदमी में हीन भावना पैदा होती थी। यह समानता समता मूलक समाज के विपरीत धारणा थी। सबको बराबर धरातल पे लाने के लिए अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई। वो बात अलग है कि शिक्षा संबंधी और सेना संबंधी जो उपाधियां होंगी इसका अपवाद। शिक्षा या सेना, यह दो तरह के अपवाद हैं। तो साथियों, यह है आपका समानता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 कानून के समझ समता की बात करता है और सबके समान संरक्षण की बात करता है। पहला टर्म ब्रिटेन से लिया गया है, कानून के समझ समता, और कानून का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यह बात आप कदापि न भूलिएगा कि इसमें प्राकृतिक न्याय की अवधारणा मिली हुई है। दूसरा है 15वां में धर्म जाति लिंग वंश के स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। 16वां है सरकारी नौकरियों में सबको समान अधिकार मिलेंगे, सबको समान अवसर मिलेंगे। 17वां है अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है। बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा इसमें कथन है, लेकिन हम फिर इतिहास में चले जाएंगे। 18वां है उपाधियों का अंत, लेकिन इसका दो अपवाद है, शिक्षा और सेना। तो यह आपको समानता का अधिकार प्राप्त है संविधान से। अब चलते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 19 से 22 तक उपबंध है। देखिए, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की बातें हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यह है भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यह है बस जाने की स्वतंत्रता, और यह है आजीविका की स्वतंत्रता। ये पहले भी 7 थी, गौर करिएगा। जिस तरह से मूल अधिकार पहले 7 थे, लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने जब एक निकाल करके 300 में डाला तो इनकी संख्या 6 हो गई। उसी तरह से ये पहले 7 थे। इसमें एक मौलिक अधिकार भी शामिल था, लेकिन इसे निकाल दिया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन से। देखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे निकाल दिया गया। तो अब इनकी संख्या हो गई 6। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता है। साकल पेपर बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं अलग से उपबंध नहीं है, लेकिन जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में 19 फर्स्ट में इसी में शामिल है। देखिए, हर आदमी को शिष्टाचार के दायरे में, कानून के दायरे में अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनमानीपन है। इसका निर्बंधन यह है कि इससे किसी की भावना आहत न हो, न्यायालय का अपमान न हो आदि। लेकिन कभी यह बहुत मजबूत है। मीडिया में लिखा जाता है कि साली को लेकर जीजा हुआ फुर। हालांकि यह बात गलत है। जिसके ऊपर ये लिखा जाएगा उसके परिजनों को खराब लगेगा कि साली को लेकर जीजा हुआ फूल, लेकिन मीडिया इसी 19 फर्स्ट का आश्रय लेकर के यह बातें लिखती हैं और उसमें कोई एक्शन और प्रतिक्रिया नहीं होती है। दूसरा, सम्मेलन बनाने की आजादी है कि आप निरायुध सम्मेलन करें। निरायुध का मतलब कि अस्त्र शस्त्र लेकर सम्मेलन करने की मनाही है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी सम्मेलन करने की आपको भारत का संविधान आजादी देता है, जो आपके मूल अधिकारों में शामिल है।
तीसरा, संघ बनाने की, कोई भी यूनियन बनाने की आपको शक्ति है। स्वाभाविक है कि आपकी यूनियन होगी तो आपका शोषण नहीं होगा, आपके साथ अत्याचार नहीं होगा। कहीं भी भ्रमण करने की आपको आजादी है। आपको याद होगा कि दिल्ली में एक बार वहां की एलजी ने कहा था कि दिल्ली में घुसने के लिए हर नागरिकों के पास कौन सा लाइसेंस या प्रमाण पत्र होनी चाहिए, तो उनकी इतनी किरकिरी हुई कि उन्हें 24 घंटे या 48 घंटे में माफी मांगनी पड़ी थी। इसलिए कि संविधान पूरे देश में भ्रमण की आजादी देता है और कहीं भी आपको बस जाने की स्वतंत्रता है और कोई भी आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता है। पहले आप जानते रहिए ये बस जाने की स्वतंत्रता में जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन अनुच्छेद 370 को जब से मोदी सरकार ने समाप्त कर किया है तब से अपवाद भी खत्म हो गया है। तो अनुच्छेद 19 में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड से संरक्षण देता है। दोहरे दंड का आशय यह है, इसमें 2 तरह की बातें हैं। जैसे मान लीजिए कि आज किसी क्राइम के लिए 5 वर्ष की सजा है और जिस समय न्यायालय से उसका फैसला आना होगा उस समय सजा यह 7 वर्ष की हो गई, तो यह अनुच्छेद उस व्यक्ति को यह प्रोटेक्शन देता है कि उसको सजा 5 ही साल की दी जाएगी। इसलिए कि जिस समय उसने अपराध किया था उस समय संविधान में 5 साल की सजा का प्रावधान था, इसलिए आज जो प्रावधान 7 साल का है उसे 7 साल की सजा नहीं दी जाएगी। तो यह जो है आदमी को दंड से प्रोटेक्शन देता है कि एक व्यक्ति को एक बार ही दंड दिया जा सकता है, बार बार उसे दंड नहीं दिया जाएगा या परिस्थितियों के बदलने से उसे दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है, 3 तरह की बातें हैं कि खुद को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। बार बार आप सुने होंगे कि कोर्ट में जाकर के अपराधी कहने लगता है कि पुलिस अभिरक्षा में मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई गई, बयान दिलवाया गया। यही अनुच्छेद वहां संरक्षण देता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेनका गांधी का वाद है सर्वोच्च न्यायालय में इसका, जिनके पासपोर्ट को छीना गया था। विदेश भ्रमण की बात भी इसी में कही गई है। बाद में 21 में ही जो बच्चों का मौलिक अधिकार बन गया है शिक्षा का, उसको भी जोड़ दिया गया है। इसलिए अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार भी अब शामिल है और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात बहुत पहले से की जाती है जो इसमें शामिल है। इसी को लेकर कंफ्यूज होता है कि नैसर्गिक न्याय की अवधारणा अनुच्छेद 21 में समाहित है या अनुच्छेद। बचता है आपका एक 22, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में निवारक, निरोध और गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण था। देखिए, गिरफ्तारी अलग चीज है, निरोध अलग चीज है। उसी तरह से गिरफ्तारी और निरोध ये होता है कि अपराध करने के बाद अगर किसी को पकड़ा जाता है तो वह गिरफ्तारी होती है, लेकिन अपराध करने से पहले ही किसी को पकड़ लिया जाए इस आशंका से कि इस आदमी से लोक व्यवस्था को खतरा है, किसी के प्राण को खतरा है, उसे निरोध कहते हैं। यह संरक्षण अनुच्छेद 22 देता है। अनुच्छेद 22 का जो पॉइंट 7 है वह भारतीय संविधान का सबसे विवादित अनुच्छेद है, भी जानते रहिए। अनुच्छेद 22 के बारे में सबको जानना चाहिए। यह बतलाता है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। वह बात अलग है कि पुलिस स्टेशन से और मजिस्ट्रेट के बीच की दूरी उस समय में नहीं रखी गई है। अनुच्छेद 22 कंपटीशन देने वाले हों या कंपटीशन देने वाले न हों, ये सबको जानना चाहिए। आप देखेंगे कि थानों में 4-4 दिन 5-5 दिन से लोग बंद रहते हैं। अगर उन्हें संविधान का यह अनुच्छेद और यह अधिकार मालूम होता कि हर एक दशा में मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के बाद पेश किया जाना जरूरी है, पुलिस 24 घंटे तक अपने कस्टडी में रख सकती है, तो कदाचित ऐसा नहीं। साथियों,
लेकिन यह मूल अधिकार बहुत बड़ा है। इसके लिए 1 या 2 भाग और लाना पड़ेगा। ये कार्रवाई यही थमने वाला नहीं है। एक तरह से कहिए कि आपके कंपटीशन में यह मूल मंत्र जैसा है, इसलिए हम इसको अब यही रोकेंगे। मिलेंगे आपसे फिर अगले अंक में बहुत जल्दी। लेकिन बारी है उस उत्तर बताने की जो पिछले वीडियो में हमने पूछा। हमारा सवाल था कि किसका कथन है कि डोडो की बात साम्राज्यवाद का अंत हो चुका है। आपको याद होगा बहुतेरे भाइयों ने इसका उत्तर भी दिया है। मैं उन्हें इस बात के लिए साधुवाद देता हूं। इसका मैं उत्तर भी बताता हूं बावजूद इसके। यह कथन क्लीमेंट इटली का है। लोग यह जानते हैं कि यह विंस्टन चर्चिल का कथन है, यह भ्रामकता है, यह भूल है। यह कथन जो भारत को आजादी दिया था क्लीमेंट इटली ने, उसका कथन है कि डोडो की बात साम्राज्यवाद का अंत हो चुका है। अब जल्दी से आपसे एक सवाल हम पूछ लेते हैं जिसका उत्तर की हम अगले वीडियो में अपेक्षा करेंगे। किस विचारक ने यह बहुत जोर दिया था कि सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाए? किस विचारक ने बहुत जोर दिया था कि सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाए? इस प्रश्न के उत्तर की हम आपसे उम्मीद करेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि मूल अधिकारों का यह भाग बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय।